नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस टीचर आकांक्षा अनुभूति एक बार फिर से जुड़ गई हूँ आपके साथ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस को, यानी कि राजनीति विज्ञान को, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में सिविक्स भी कहते हैं। और बच्चों, इस क्लास में, इन लेक्चर्स में हम पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स के 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 2 चैप्टर ही नहीं, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के भी 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप देखोगे कि हिस्ट्री और जियोग्राफी के वीडियोस भी सर ने डाल रखे हैं और उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से चीजों को कंप्लीट किया है, कवर किया है। तो अच्छे से देखते रहिए यूट्यूब वीडियोस की। और यूट्यूब वीडियोस के क्लासेस की सबसे अच्छी बात यह होती है कि आप इनको कई बार देख सकते हैं, है ना। क्लास में जो पढ़ाया गया वो बार बार आप एक ही चीज को नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो यूट्यूब वीडियोस हैं उन पे क्लासेस को आप बार बार देख सकते हैं, रिप्ले कर सकते हैं, पीछे करके देख सकते हैं वीडियोस को अपने हिसाब से। जो हिस्सा समझना है, जिसकी जरूरत है, उसे देख सकते हैं। तो इसका जरूर फायदा उठाइए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड राजनीति विज्ञान का चैप्टर 3, जिसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। बच्चों, हमने जो सोशल साइंस की, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस की ओरिएंटेशन क्लास की थी, उसमें इसका एक संक्षिप्त परिचय हमने ऑलरेडी आपको दे रखा है, बट यहां पर हम एक बार फिर से देखेंगे। देखो, ये जो लोकतंत्र का वृक्ष होता है ना, लोकतंत्र की का जो पेड़ होता है, जो लोकतंत्र की आधारशिला होती है, वो जनता पे होती है। लोकतंत्र किसे कहते हैं बच्चों? आप शुरू से पढ़ते आए हो, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है ना। इसमें जनता के लिए ही सारी चीजें होती हैं, जनता ही शासन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जनता के द्वारा ही किया जाता है सब कुछ। यानी कि जनता एक महत्वपूर्ण पार्ट है, बल्कि ऐसा समझो कि आधारशिला है। हमारे संविधान की प्रस्तावना भी जब हम पढ़ते हैं तो हम भारत के लोग से शुरू होती है प्रस्तावना, है ना। यानी कि हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जनता, लोक इज लोकतंत्र, लोगों से ही लोकतंत्र है ना। तो आप देख रहे हो कि लोकतंत्र के वृक्ष का मूल आधार क्या है? जनता की आवाज। यहां इस चैप्टर में हम जो चीजें पढ़ेंगे, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जानेंगे कि प्रतिस्पर्धा क्या चीज होती है और संघर्ष क्या होता है, और किस तरीके से अलग अलग एस्पेक्ट में ये लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे वो लोकतंत्र की स्थापना हो, लोकतंत्र का परिचालन हो, संचालन हो, इसकी बेहतरी हो, हर क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले बच्चों, लोकतंत्र और प्रतिस्पर्धा का और संबंध का क्या, ये संघर्ष का क्या संबंध है? तो देखिए, प्रतिस्पर्धा शब्द, जिसे अंग्रेजी में कंपटीशन कहते हैं, है ना, ये क्या है प्रतिस्पर्धा? ये कंपटीशन क्या है? जब आपके क्लास में कोई टेस्ट होता है, कोई परीक्षा होती है, तो आप प्रयास करते हैं कि आप बेहतर प्रदर्शन कर सके, अच्छे नंबर ला सके, बल्कि सबसे अच्छे नंबर ला सके, है ना। जब किसी खेल में आप भाग लेते हो बच्चों, तो आपकी कोशिश होती है कि उस खेल में आप जीतो, लेकिन नियम से। हर खेल के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करते हुए, सही तरीके से, सही विधि से खेलते हुए आप जीत सके। और आप जीतेंगे कब? जब आप दूसरे को हराएंगे, है ना। आपकी जीत तब होगी जब, क्योंकि खेल है तो कोई ना कोई जीतेगा और कोई ना कोई हारेगा। तो ये जो दूसरों से जीतने की जो भावना है, इसे ही प्रतिस्पर्धा कहते हैं, इसे ही कंपटीशन कहते हैं, जिसमें आप दूसरों से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ये कंपटीशन लोकतंत्र में बहुत ज्यादा दिखता है और होना भी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन ही वो चीज है जो हमें बेहतर बनाती है, समाज को बेहतर बनाती है। उदाहरण के लिए, जब आपके क्लास में टेस्ट होते हैं और सारे बच्चे अच्छा नंबर लाने की कोशिश करते हैं, कंपटीशन होता है, तो वो और अच्छे से पढ़ते हैं कि दूसरों से अच्छा उत्तर मैं लिख सकूं, दूसरों से अच्छा मैं परफॉर्म कर सकूं। तो ये प्रतिस्पर्धा हमें बेहतर बनाने की ओर
ले जाती है। हम अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाते हैं और तभी हम उस प्रतिस्पर्धा में स्वस्थ तरीके से, सही तरीके से भाग ले पाते हैं। दूसरा शब्द है बच्चों संघर्ष। अब ये संघर्ष क्या चीज है? तो आप देखिए कि जब हम अपने अधिकारों के लिए या अपने आसपास, अपने समाज में बेहतर करने के लिए, चीजों को अच्छा करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से, है ना, शांतिपूर्ण तरीके से कानून के दायरे में रह करके अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अपने अधिकारों को लेने की कोशिश करते हैं, इसे हम संघर्ष भी कहते हैं। अगर हम बात करें लोकतंत्र में, तो देखो कई बार क्या होता है कि जनता सरकार से असहमत होती है। अब सरकार का काम है शासन करना, शासन करने में वो कानून बनाएगी, नियम बनाएगी, नीतियां बनाएगी, फैसले लेगी। तो हर फैसला हर किसी के लिए सही हो या हर किसी को स्वीकार्य हो, ये आवश्यक नहीं है। आप ऐसे समझिए, आपके गांव में, भारत गांवों का देश है, हमारे किसी गांव में हर तरह के लोग होते हैं। हमारे गांव में किसान भी होते हैं, हमारे गांव में कुम्हार भी होते हैं, हमारे गांव में हर तरह के प्रोफेशन वाले लोग हैं, मजदूर भी हैं, नौकरी पेशा लोग भी होते हैं। अब आप सोचो कि अगर बारिश आई, है ना, बारिश हुई, तो हो सकता है कि किसान बहुत खुश हो कि बारिश हुई है, हमारी फसल के लिए अच्छा होगा। लेकिन आप सोचिए कि ठीक उसी समय एक कुम्हार जिसने बर्तन बना के रख दिए हैं मिट्टी के सूखने के लिए, बारिश आई तो क्या वो बारिश उसके लिए अच्छी है? उस पॉइंट पे वो सोचेगा कि काश बारिश नहीं होती, है ना। यानी कि बारिश वही है, लेकिन वो किसी के लिए अच्छी है और किसी के लिए अच्छी नहीं है। ये उदाहरण क्या बताता है? ये बताता है कि हर चीज हर किसी के लिए हर समय बेहतर हो ये आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार से सरकार के जो फैसले होते हैं वो हर किसी के लिए बेहतर हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, हर किसी को अच्छे लगे। हम कहावत कहते हैं कि ईश्वर ही सबको खुश नहीं कर सकते, तो सरकार कैसे करेगी? कोई भी लोकतंत्र विविधताओं का लोकतंत्र होता है, बहुत तरह के लोग होते हैं समाज में, देश में, राष्ट्र में, तो उन सभी को एक साथ एक ही फैसले से प्रसन्न कर पाना बहुत ही कठिन कार्य है। ऐसे में लोगों के बीच में ये भावना आ जाती है कि हम, हमारे लिए अच्छा है लेकिन हमारे लिए बेहतर हो रहा है तो उसे दिक्कत हो रही है, भाई उसको समस्या हो रही है तो वो तो बोलेगा। तो ये कंपटीशन, ये प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है। और जब इस किस्म की असहमति होती है तो जनता शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करती है, धरना देती है, रैली निकालती है, प्रदर्शन करती है और इस प्रकार से अपनी मांगे सरकार के सामने रखती है। इसी को हम कहते हैं संघर्ष। देखिए आपके सामने स्क्रीन है, स्क्रीन पे लिख रखा है मैंने कि आमतौर पे लोग सोचते हैं कि लोकतंत्र का मतलब है सिर्फ शांति से चुनाव करा लेना और सरकार बन जाए, सरकार चुन ली जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल यही लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में बहुत सारी बातें होती हैं जिनको हम अलग अलग उदाहरणों से, अलग अलग घटनाओं के माध्यम से इस अध्याय में देखेंगे। फिर देखिए लोकतंत्र का विकास संघर्षों से होता है। इतिहास इस बात का साक्षी है। अगर आज भी हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में, इस अध्याय में, आप देखोगे कि हम बीती हुई घटनाओं के विषय में पढ़ेंगे। बीती हुई घटनाएं क्या है? इतिहास ही तो है। इतिहास में हम अतीत की घटनाएं ही तो पढ़ते हैं। तो हम अतीत की घटनाएं पढ़ेंगे, हम इतिहास की घटनाएं पढ़ेंगे और उनसे हमें ये पता चलेगा कि जब भी लोकतंत्र को मजबूत करना होता है या उसमें सुधार करना होता है तो वो सुधार जनता के संघर्ष से होता है, जनता के आंदोलन से होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो हितों का टकराव। अभी मैंने जो आपको बात कही, समाज में अलग अलग समूह के लोग होते हैं, कुछ मजदूर होते हैं, कुछ उद्योगपति होते हैं, कुछ किसान होते हैं और कुछ अलग अलग प्रोफेशन में, अलग अलग पेशों में, अलग अलग व्यवसायों में लगे हुए लोग होते हैं। सबके हित अलग अलग होते हैं, सबको अलग अलग चीजें चाहिए। कई बार जो मुझे चाहिए वो आपको नहीं चाहिए, जो आपको चाहिए वो होने से मुझे समस्या होगी। ऐसे में हितों का टकराव होने लगता है और इसी स्थिति को हम कहते हैं प्रतिस्पर्धा होती है। तो हर वर्ग चाहता है कि मेरे हित, यानी कि मेरे लिए जो अच्छा है वह अगर होना है
तो मुझे भी शासन में भागीदारी करनी होगी, पावर शेयर मेरे साथ भी होना चाहिए, मेरे पास भी शक्ति होनी चाहिए। और तब शुरू होती है बात सत्ता पाने की प्रतिस्पर्धा, कि हमारी जो सरकार बन रही है वो हमारे पक्ष की हो, हमारे मन की सरकार हो, और इसके लिए प्रतिस्पर्धा शुरू होती है कहाँ? लोकतंत्र में, है ना। और जब ये संघर्ष होते हैं, ये विवाद होते हैं, ये प्रतिस्पर्धा होती है, तभी इनका समाधान निकलता है। अब बात है कि समाधान कैसे निकलता है, तो ये समाधान किसी लाठी से, किसी गोली से, किसी मारपीट से, किसी प्रकार के खून खराबे से नहीं निकलता। ये समाधान निकलता है आम सहमति से, है ना, लोगों से बातचीत करके, आम सहमति से बातचीत करके और आंदोलनों के जरिए, शांतिपूर्ण संघर्ष के जरिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जरिए, अपनी मांगों के जरिए, ये कानून के दायरे में रहकर अपनी मांग रखने के जरिए ये समाधान निकलता है। आगे चलते हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला उदाहरण जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 1974 का छात्र आंदोलन। अब देखो बच्चों, इसके पहले कि हम यहां जाएं, इसको पढ़ना शुरू करें, मैं आपको ले चलूंगी 1947 में। 1947 की 15 अगस्त को, जब हमारा देश गुलामी की बेड़ियों से स्वतंत्र हुआ, हमारे देश में अपनी सरकार शुरू हुई, हमारा देश आत्मनिर्भर बनना शुरू हुआ ब्रिटिश सरकार की जंजीरों से निकल के, और उसके बाद आप जानते हो कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, हम एक गणतांत्रिक देश बने, है ना। तो आप देखोगे कि इसके बाद से, चूंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र का जन्म था, हालांकि लोकतंत्र के उदाहरण हमारे प्राचीन इतिहास में भी मिलते हैं, लोकतंत्र से संबंधित बातें मिलती हैं, गुण मिलते हैं, लेकिन आधुनिक युग में देखा जाए तो इसी समय से 20वीं शताब्दी के बीच के हिस्से में आकर के हमारे देश में लोकतंत्र का सही मायने में आरंभ हुआ, विकास शुरू हुआ। इसी 20वीं शताब्दी में आप देखोगे कि कई सारे आंदोलन किए गए, कई सारे संघर्ष हुए, जिनमें से कुछ आंदोलनों के विषय में हम पढ़ेंगे। मैं आपको 1947 के बाद ले चलती हूं 1971 में, 1971, एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल हमारे देश के लोकतंत्र के लिए। अब क्या हुआ था इसको समझिए। जब से हमारा देश आजाद हुआ और यहाँ पर पहले चुनाव हुए, उसी समय से, या ऐसा कहो कि आजाद हुआ देश तभी से, हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो जिसने स्वतंत्रता संघर्ष में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसके जो नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वही हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने, और कांग्रेस पार्टी की सरकार हमारे देश में शुरू हुई। इस पार्टी की सरकार ही चल रही थी। 1971 का समय आया जबकि श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, और इस समय हमारे देश में 5वां लोकसभा चुनाव हुआ। कौन सा? 5वां लोकसभा चुनाव हुआ 1971 में। इस समय आप देखोगे कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो कि कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रही थी, इन्होंने ये जब चुनाव का समय आया तो उस समय इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, क्योंकि देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। क्या हुआ था, देश की स्थिति क्यों नहीं अच्छी थी, इसको भी समझिए। 1971 के समय, चूंकि लोकतंत्र हमारा नया था, धीरे धीरे चीजें हमारे यहाँ समझी जा रही थी। इसी समय, ठीक इसी टाइम पे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा में समस्याएं, ये सब तो था ही साथ मॉनसून भी बड़ा खराब हो गया। इस साल का मॉनसून भी असफल हो गया। नतीजा ये हुआ कि अकाल की स्थिति आ गई, खाने पीने के लिए स्थिति खराब हो गई, अनाज की कमी हो गई हमारे देश में। उधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तेल की कीमतें बढ़ती जा रही थी, उसका भी बड़ा भयंकर असर हमारे देश पर पड़ रहा था। इस समय आप देखोगे कि 1971 के आम चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस को एक बड़ी मजबूत स्थिति प्रदान की। इन्होंने नारा दिया, गरीबी हटाओ। ये नारा इतना पॉपुलर हुआ, इतना लोकप्रिय हुआ कि इस समय कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे मतों से, बहुत अच्छे रिकॉर्ड के साथ चुनाव जीता और श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इसके ठीक बाद
इस चुनाव के बाद। आपको बता दूं कि 1971 में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज हुई थी, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। आपको पता है बच्चों कि पाकिस्तान के दो हिस्से थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी भी जिसे हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, जबकि पूर्वी पाकिस्तान हमारा जो आज का हम पड़ोसी देश है बांग्लादेश, ये पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, भारत पाकिस्तान का युद्ध इस समय हुआ और फाइनली 16 सितंबर 1971 को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश नाम का एक नया देश बना। ठीक है, अब इस युद्ध के कारण आप देखो कि हमारे देश में पहले से ही गरीबी थी, अर्थव्यवस्था बड़ी खराब चल रही थी, ऊपर से युद्ध हो गया। कहीं भी युद्ध होता है, आपके घर में आप सोचो कि जब आपके भाई बहन के साथ आप लड़ते हो, है ना, और पता चले कि उसने आपकी कॉपी फाड़ दी, आपने उसकी किताब फाड़ दी, तब तक मम्मी आई या पापा आए, एक आध चप्पल लगाया आपको और आपको भी चोट आई, दाग भी पड़ गए, छिल भी गया, चप्पल भी टूट गई, तो देखो कितना नुकसान हुआ। कॉपी भी फटी, किताब भी फटा, चप्पल भी टूटी, आपको चोट लगी, उसके लिए दवा चाहिए, तो कितना आर्थिक नुकसान हुआ, है ना। तो जब घर में एक छोटी लड़ाई में इतना नुकसान होता है आर्थिक, तो जब आप सोचिए कि देशों के बीच में युद्ध हो रहा होगा तो अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। यही चीज हुई। आप देखोगे कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई। ठीक ऐसे ही जैसे ही बांग्लादेश नाम का एक नया देश बना, बहुत सारे शरणार्थी वहां से हमारे देश में आ गए, भारत में आ गए। नतीजा ये हुआ कि भारत की सरकार के लिए भी ये कठिन हो गया कि समाज में अर्थव्यवस्था को कैसे मैनेज करें। तो ये सारी ऐसी चीजें थी, परिस्थितियां थी, जिनकी वजह से सिचुएशन ऐसी खराब हुई कि एक आंदोलन की स्थिति बनाई। ठीक है, ये आंदोलन की स्थिति कैसे बनी, तो आप देखोगे कि किस तरीके से बिहार के किस तरीके से कांग्रेस ने जो गरीबी हटाओ का नारा देकर के लोकसभा में बहुमत प्राप्त किया था और केंद्र की सरकार बनाई थी, लेकिन 1971 और 72 के बाद के वर्षों में देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जब कोई पार्टी चुनाव जीतती है और अपने वादे करती है तो लोगों को आशा रहती है कि हमने जिस बात को लेके, जिस पॉइंट पर इस पार्टी को वोट दिया था, उस दिशा में कार्य होगा, उस दिशा में सुधार होगा, लेकिन ऐसा सुधार देखने को नहीं मिला। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देखोगे कि बांग्लादेश की स्थापना के बाद यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमारे देश को किसी भी तरह की सहायता मिलना बंद करवा दिया था। तो हमारे यहाँ किसी तरह की सहायता नहीं मिल रही थी, पाबंदी लगा दी गई थी इस पे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आसमान छूते जा रही थी, जिसकी वजह से भारत की आर्थिक स्थिति पूरी तरह असंतुलित हो गई थी। फिर मैंने आपको बताया कि 1972 से 73 के समय में मॉनसून असफल हो गया और समझो कि पूरे देश में कृषि की पैदावार में बहुत ज्यादा कमी आ गई। नतीजा ये था कि पूरे देश में असंतोष का माहौल आ गया, असंतुष्टि आ गई, डिससैटिस्फैक्शन आ गया, लोग खुश नहीं थे, लोग संतुष्ट नहीं थे फाइनली, और बेरोजगारी वैसे ही चल रही थी। फाइनली मार्च 1974 में, कब? मार्च 1974 की बात है, जब प्रदेश में हमारे विशेष रूप से भारत में बेरोजगारी के चलते, खाद्यान्न की कमी के चलते, भ्रष्टाचार के चलते आप देखोगे कि एक आंदोलन शुरू हो गया जो बिहार के छात्रों ने शुरू किया, बिहार सरकार के विरुद्ध। बिहार के छात्रों ने अपने आंदोलन के लिए, आप देखोगे कि सबसे पहले यहां पर एक बिहार छात्र संघर्ष समिति बनाई गई है। क्या बनाई गई? बिहार छात्र संघर्ष समिति बनाई गई और इस समिति के बनाने के बाद से ये लोग गए जयप्रकाश नारायण जी के पास। आपने जयप्रकाश नारायण जी का नाम सुना होगा, बिहार के लिए बहुत ही, बिहार क्या पूरे देश के लिए स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद पूरे देश में जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ, उसके नेता थे
जयप्रकाश नारायण जी, जिन्हें लोक नायक की उपाधि दी गई, और लोक नायक जयप्रकाश नारायण, जो कि जिनके पास ये लोग गए बिहार छात्र संघर्ष समिति वाले, और इन्होंने जाकर के इनसे कहा कि हम चाहते हैं आप हमारे आंदोलन का नेतृत्व करें। देखो, किसी भी आंदोलन में नेतृत्व बड़ा जरूरी होता है। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि किस तरीके से जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ जो संधि हो रही थी, तुर्की में जो स्थिति खराब हुई थी, तो उस समय भारत में खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था, और मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के जो दो अली भाई थे, वो दोनों गए थे महात्मा गांधी के पास कि आप हमारे इस आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। तो किसी भी आंदोलन के लिए नेतृत्व, लीडरशिप बहुत जरूरी होती है, तभी वो आंदोलन संगठित हो पाता है, एक सही दिशा में जा पाता है ना। तो ये बिहार छात्र संघर्ष समिति वाले लोग गए जयप्रकाश नारायण जी के पास, और इनसे इन्होंने कहा कि आप हमारे आंदोलन को नेतृत्व दीजिए, हमारे आंदोलन को देखिए, ताकि हम आपके नेतृत्व में अपने आंदोलन में सही दिशा में जा सकें, और हमारा जो प्रयास है, हम जिस काम के लिए ये कर रहे हैं, उसको पूरा कर सकें। तो ये परिस्थिति यहाँ पर आई जब ये छात्र गए जयप्रकाश नारायण जी के पास। उन्होंने कहा कि हमारी दो शर्तें हैं, इन दो शर्तों पर मैं आपके आंदोलन का नेतृत्व करूंगा, आपकी बातों को रखने का प्रयास करूंगा, इसको आपके आंदोलन को लीडरशिप अपना प्रदान करूंगा। ये दो शर्तें क्या थी? तो पहली शर्त इन्होंने रखी कि ये आंदोलन अहिंसक होगा। क्या होगा? अहिंसक होगा, यानी इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी, किसी प्रकार से इसमें गलत हरकतें नहीं होंगी, एकदम शांतिपूर्ण आंदोलन ये होना चाहिए, अहिंसक आंदोलन होना चाहिए, पूरी तरह से अहिंसा के तरीकों पर ये चलेगा। और दूसरी शर्त इन्होंने रखी कि ये आंदोलन सिर्फ बिहार में नहीं होगा, बल्कि पूरे देश में इस आंदोलन का विस्तार हम करेंगे। तो ये इन पॉइंट्स को याद रखिएगा कि जेपी ने दो शर्तों पर नेतृत्व करना स्वीकार किया कि आंदोलन पूरे तरीके से हिंसक होगा, और ये आंदोलन सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश का आंदोलन बनेगा। और इन शर्तों को बिहार छात्र संघर्ष समिति के लोगों ने, छात्रों ने इन शर्तों को स्वीकार किया, और फाइनली ये आंदोलन आरंभ हुआ मार्च 1974 में। इसी समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने एक नारा दिया, संपूर्ण क्रांति। और ये एक ऐसा नारा था, इस नारे के बल पे आप समझो कि पूरे देश में हलचल मच गई, पूरे देश के छात्र, पूरे देश के लोग इकट्ठे होने लगे, उनके मन के जो भाव थे वो सामने आने लगे, उनके मन में जो मांगे थी सरकार से, वो शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रयास किया कि हम सरकार के सामने रखें। हालांकि ये पूरे देश में जो आंदोलन हो रहा था, इसमें देखो क्या क्या हुआ था। इसमें हुआ कि कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने आवाज उठाई, है ना। आपको पता है कि इसके कारण क्या क्या थे। अब सोचो कि इसका कारण था महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा में समस्या थी, भ्रष्टाचार बहुत ऊंचे लेवल पे हो रहा था समाज में। बाकी आपने देखा कि मॉनसून की तो असफलता हो ही गई थी, खाने पर लाले पड़े हुए थे लोगों के। तो नतीजा ये हुआ कि इन छात्रों ने आवाज उठाई, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के छात्रों ने। यहां पर जेपी ने कहा कि केवल सरकार बदलना काफी नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि हम सिर्फ ये कहें कि सरकार बदल जाए, चाहे बिहार की हो या भारत की हो, ये बहुत नहीं है। समाज में सुधार होना चाहिए, पॉलिटिक्स में सुधार होना चाहिए, एजुकेशन में सुधार होना चाहिए, प्रशासन में सुधार होना चाहिए, समाज के हर क्षेत्र में बेहतरी होनी चाहिए। हमारे आंदोलन की डिमांड ये होनी चाहिए कि चीजें बेहतर हों, न कि केवल एक सरकार को हटा के हम दूसरी सरकार को बैठा दें, एक मंत्री को हटा के हम दूसरे मंत्री को बैठा दें, और पता चले कि चीजें जैसी थी वैसी ही चल रही हैं। ये आंदोलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये जयप्रकाश नारायण जी ने कहा। आप देखोगे कि इसके बाद से पूरे देश में रैलियां होने लगी, धरने होने लगे, प्रदर्शन होने लगे, लोग मार्च करने लगे। मार्च का मतलब एक साथ चलना,
है ना। इस तरह की सभाएं होने लगी बहुत सारी जगह जगह पे। कई बार तो आप देखोगे कि कुछ जगह पर पुलिस का और आंदोलनकारियों का टकराव भी हुआ। कई बार पुलिस ने लोगों पे लाठीचार्ज भी किए, कई सारे लोग अरेस्ट किए गए। और जैसे ही इस तरह का आंदोलन हुआ तो आप देखो होता क्या है कि जैसे ही आंदोलन किसी उद्देश्य को लेकर शुरू होता है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं सब के सब वहां आ जाती हैं, क्योंकि उनको एक मौका मिल जाता है अपनी राजनीतिक चीजों में भी आगे आने का। तो ये इस समय भी हुआ और विपक्ष के बहुत सारे नेता जो थे वो अरेस्ट किए गए, गिरफ्तार किए गए। चीजें थोड़ी बहुत हिंसक भी होने लगी। हालांकि आंदोलन बहुत अच्छे उद्देश्य को लेकर शुरू हुआ था, सुधार को लेकर शुरू हुआ था, लोकतंत्र की आवश्यकता को लेकर शुरू हुआ था। लेकिन हर चीज में क्या होता है ना कि जब हम कुछ अच्छा करने चलते हैं तो थोड़ी बहुत इधर उधर की चीजें भी होने लगती हैं। आवश्यक ये है कि आंदोलन अपने उद्देश्य से नहीं भटके, है ना। तो इस तरह की चीजें आई और फाइनली आप देखोगे कि दिल्ली में 1975 में संसद मार्च किया गया, जो आजादी के बाद का, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का सबसे बड़ा मार्च था। भयानक तरीके से राजधानी में भीड़ जुटी और लोग संसद तक चलते हुए गए, अपनी मांगे बहुत ही शालीन तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये आगे बढ़े। आगे इसके आगे चलते हैं। अब ये चीजें तो हुई, अब देखते हैं कि इस आंदोलन का आखिर रिजल्ट क्या हुआ। तो देखो इसमें आप देखोगे कि 12 जून, इसी दौरान 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो का जो निर्वाचन हुआ था इनके लोकसभा क्षेत्र से, उस निर्वाचन को अवैधानिक घोषित कर दिया गया कि यह निर्वाचन सही नहीं है। और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह घोषित कर दिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी का निर्वाचन ठीक नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी सांसद नहीं रही, है ना। ठीक है, अब आगे इसमें हम देखेंगे कि इस सबके साथ चीजें अब क्या हो रही थी। तो आप देखो कि इसका परिणाम क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ। किसी भी आंदोलन का सबसे बड़ा रिजल्ट होता है जागरूकता बढ़ती है, लोग जागरूक होते हैं, उन्हें समझ आता है कि हमारे देश में, हमारी सरकार में, हमारे आसपास क्या हो रहा है, किन किन मुद्दों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गए। फिर आप देखोगे कि अब जब ऐसा आंदोलन होता है ना, जब जनता आवाज उठाती है तो सरकार को लगता है कि हमें भी इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, है ना। सरकार को भी लगा कि हमें भी ध्यान देना चाहिए, और सिर्फ सरकार को ही नहीं, सारी विपक्षी पार्टियों को लगा कि हमें भी ध्यान देना चाहिए। इसके उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यह थी कि जनता के, समाज के मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियों का, सरकारों का, विपक्षों का ध्यान गया, है ना। फिर आप देखोगे कि 25 जून 1975 को एक ऐसी घटना हुई, एक ऐसा आदेश आया जो कि हमारे देश के इतिहास में आज भी संविधान की हत्या के नाम से जाना जाता है। ये कौन सी घटना थी, क्या हुआ था? ये हुआ था आपातकाल की घोषणा, है ना। 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई। और ये आप समझिए कि आपातकाल क्या होता है। आपातकाल के विषय में पढ़ने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि इमरजेंसी सिचुएशन, जब सारी चीजें सब कुछ छोड़ दिया जाता है, एक तरीके से आप समझो तो सरकार को लगा कि अब जो ये आंदोलन इतना फैल गया है, हो सकता है कि सशस्त्र विद्रोह हो जाए, हमारे देश में शांति के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए, और यहाँ पे आपातकाल की घोषणा कर दी गई। हालांकि इसकी घोषणा जो थी, इसको सभी ने, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सभी ने इसका विरोध किया। किसी को भी नहीं लगा कि ये न्याय संगत है, ये ठीक है। आप समझिए कि 1975 के आपातकाल के दौरान सरकार ने इतनी ज्यादतियां की, इतने अत्याचार किए, जिसका उदाहरण आपको लोकतांत्रिक देशों के इतिहास में बहुत कम मिलेगा। इस तरह का उदाहरण, इतनी बुरी स्थिति हो गई थी। आप समझिए कि इस समय भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियां सामने आने लगी। कई सारे मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए, निलंबित कर दिए गए, और बहुत तरह की चीजों का, बहुत सारे प्रावधानों का, चाहे वो निवारक नजरबंदी हो, हर तरह के प्रावधानों का सरकार ने इस समय दुरुपयोग किया।
नतीजा ये हुआ कि 1977 का जब चुनाव हुआ, 1977 का, इसके पहले कब हुआ था? 1971 में, जो था 5वां लोकसभा चुनाव। इसके बाद जब 1977 में छठा लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें इन्हीं सारी घटनाओं का प्रभाव था कि पहली बार आजादी के बाद से जो पार्टी लगातार शासन कर रही थी, कांग्रेस पार्टी, पहली बार 1977 के चुनाव में वो चुनाव हारी और कांग्रेस पार्टी की जगह किसी और पार्टी ने सरकार बनाई। तो विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था जनता पार्टी, उसकी सरकार बनी। और आप सोचिए कि इस विपक्षी पार्टी जिसका नाम था जनता पार्टी और इनके साथी पार्टियों ने मिलकर के 542 में से 330 सीटों पर विजय प्राप्त की। तो देखिए कितनी बड़ी विजय थी ये। और इस तरीके से लोकतंत्र को एक नया मूल्य मिला, एक नई दिशा मिली। जो एक ही पार्टी 1947 के बाद से लगातार शासन कर रही थी, उसकी जगह एक नई पार्टी सरकार में आई। और इससे भी मजेदार बात आप ये समझिए कि इसके बाद जब अगला चुनाव हुआ तो एक बार फिर से वही कांग्रेस पार्टी वापस सरकार में आई। तो ये भी लोकतंत्र का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है कि कैसे संघर्षों से, कैसे आंदोलनों से लोकतंत्र की परिस्थितियां बदलती हैं, किस प्रकार चीजें बेहतर होती हैं, नए नए मूल्य सामने आते हैं, नए उदाहरण बनते हैं। और आप सोचो कि 1974 में जब ये आंदोलन हुआ होगा, तो उस आंदोलन के विषय में हम आज पढ़ रहे हैं किताबों में, आज पढ़ रहे हैं स्कूलों में। क्यों क्यों इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि उसके कारण क्या क्या कौन से परिवर्तन हुए, इसकी वजह से हमारे देश के लोगों में कैसी जागरूकता आई, है ना, कैसे लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष किस तरीके का असर पैदा करते हैं, इसको देखने के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये था इस आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू कर दिया और जिसके हटने के बाद 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी केंद्र में पहली बार चुनाव हार गई। अगले संदर्भ पे चलते हैं। हमारा अगला संदर्भ है चिपको आंदोलन। देखो पहला आंदोलन हमने देखा जो समाज सुधार, राजनीति, भ्रष्टाचार के कंसर्न में था। दूसरा जो हम उदाहरण देख रहे हैं ये पर्यावरण रक्षा के लिए आम जनता का एक ऐसा संघर्ष था, अनूठा संघर्ष था, अनोखा था। एक ऐसी चीज थी जो रोमांच पैदा करती है, आज भी रोमांच पैदा करती है कि पर्यावरण के प्रेम में इस तरह का आंदोलन भी चलाया जा सकता है। एक उदाहरण इन्होंने स्थापित किया, है ना। इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था उत्तराखंड के 2-3 गांवों से। गांव के जो लोग थे, इसकी स्टोरी मैं आपको बता दूं, इन्होंने वन विभाग से एक रिक्वेस्ट की, है ना, और इन्होंने कहा कि खेती बाड़ी के हम जो करते हैं खेती बाड़ी, उसके औजार बनाने के लिए हमें एक पेड़ है, अंगू नाम का पेड़। क्या नाम था पेड़ का? अंगू। इन्होंने कहा कि अंगू नाम के पेड़ को हमें काटने की अनुमति दी जाए वन विभाग की तरफ से, ताकि हम औजार बना सके। लेकिन वन विभाग वालों ने गांव वालों की इसकी अनुमति नहीं दी। अब चलो नहीं दी तो ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या किया? इसके बाद इन्होंने एक ऐसी व्यावसायिक कंपनी थी जो खेल सामग्री बनाती थी, खेल की सामग्री। तो इन्होंने खेल की सामग्री बनाने वाली कंपनी को ये इजाजत दे दी, ये अनुमति दे दी कि आप इस हिस्से पर जो भी पेड़ हैं, जो भी वन है, इसको आप काट सकते हो, है ना। अब नतीजा क्या हुआ कि वन विभाग की इस कार्रवाई से गांव वाले बहुत ज्यादा दुखी हुए, उनको तकलीफ हुई और इन्होंने सरकार के इस निर्णय का बहुत ज्यादा विरोध किया। ये गांव वालों का विरोध शुरू तो हुआ और बहुत जल्दी उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में भी, दूसरे गांवों में भी ये फैल गया। नतीजा ये हुआ कि अब लोग इस पे पर्यावरण के संदर्भ में बात करने लगे, पारिस्थितिकी के संदर्भ में बात करने लगे। गांव वालों ने सरकार से मांग की कि जंगल की कटाई का कोई भी ठेका आप बाहर के लोगों को न दीजिए, बाहर की कंपनी को न दीजिए। इसमें अब एक बात आती है कि आखिर इसको चिपको आंदोलन क्यों कहते हैं। देखो इस आंदोलन का तरीका क्या था। इसका तरीका ये था कि जब ठेकेदार के आदमी पेड़ काटने आए तो वहां की महिलाएं और पुरुष पेड़ों से जाके चिपक गए, है ना। चिपक गए क्यों? कि पेड़ काटो, हमें भी साथ में काट डालो, है ना। तो पेड़ों के प्रति, पर्यावरण के प्रति देखो कितना प्रेम इन्होंने दिखाया
जैसे किसी के बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाए तो माता पिता अपने बच्चे को पकड़ लेते हैं कि नहीं, हम इसकी रक्षा करेंगे, हम स्वयं अपने को नुकसान दे सकते हैं लेकिन बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। कुछ ऐसा ही प्रेम यहाँ के गांव वालों ने पेड़ों के प्रति दिखाया और ये पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि इन्हें काटा ना जा सके। इस आंदोलन का नेतृत्व दो लोगों ने, सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट जी ने किया। इस आंदोलन का नेतृत्व, इसकी मांगे क्या थी? पहली मांग थी कि वनों की कटाई पर रोक लगाई जाए। दूसरी मांग थी कि स्थानीय संसाधन जो भी है उन पे स्थानीय लोगों का नियंत्रण हो, न कि बाहर वाले को, बाहर की कंपनीज को, बाहर के लोगों को इसमें इंटरफेयर करने दिया जाए। और साथ ही एक और इनकी मांग थी कि जो भी गांव के मजदूर हैं, जो भी मजदूर किस्म के लोग हैं, उन्हें न्यूनतम यानी कि कम से कम मजदूरी क्या होगी इसकी गारंटी दी जाए कि कम से कम इतनी मजदूरी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, है ना। अब इस आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? तो ये आंदोलन बहुत बड़े स्तर पे सफल रहा और सरकार ने अगले 15 वर्षों के लिए हिमालय के क्षेत्रों में वनों की कटाई पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। तो देखो, ये आंदोलन गांव से के क्षेत्र से शुरू हुआ आंदोलन दो लोगों, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा के नेतृत्व में जो आंदोलन शुरू हुआ, कितने बड़े स्तर पे सफल हुआ कि 15 वर्षों तक के लिए हिमालयी क्षेत्रों में पूरे तरीके से रोक लगा दी गई वनों की कटाई पर। और इसी में आप देखोगे कि बहुत सारे तरीके से आप देखोगे कि ये ऐसा टाइम था जिस समय लोगों के अंदर जागरूकता आ रही थी। जहां आपने देखा कि बिहार छात्र आंदोलन 1974 के द्वारा लोगों के अंदर सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और अलग अलग मुद्दों को लेकर जागरूकता आई। वहीं चिपको आंदोलन ने पर्यावरण के प्रति, पारिस्थितिकी के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की और एक उदाहरण, बेमिसाल उदाहरण प्रस्तुत किया कि अगर किसी बात को आप ठान लीजिए और उसके लिए प्रयास कीजिए सामूहिक रूप से, तो आप सफल अवश्य होते हैं, है ना। तो बच्चों, ये दो उदाहरण हमने देखे। आगे की क्लासेस में हम कुछ और आंदोलनों के बारे में जानेंगे। आपसे बार बार कह रही हूं कि आप देखिए, इस यहां तक कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। देखिए, आपकी बोर्ड परीक्षा है, कैरियर का बेस है, आपको इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब आपके पास समय भी ज्यादा नहीं बचा है। देखो, अभी जुलाई खत्म होने वाली है, तो आपके लिए इतने सारे वीडियोज, इतने सारे लेक्चर्स, यहां तक कि मैथ के, साइंस के, सोशल साइंस के रिकॉर्ड करके डाले गए हैं। बहुत सारे लेक्चर डेली अपलोड हो रहे हैं, देखते चलिए, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। एक छात्र सफल होता है तो एक शिक्षक सफल होता है। हमारी सफलता आपकी सफलता में है और आपकी सफलता में देश की सफलता है। आप देश का भविष्य हैं, तो सही दिशा में दिमाग लगाइए, सही दिशा में प्रयास कीजिए, सही गलत की पहचान कीजिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत धन्यवाद।